So up till now we are discussing about dielectric materials, and in this respect we have studied about different classification about dielectric materials, different types के बारे में और different उनकी application के बारे में, working के बारे में हमने देखा है. सो अगर हम उनको जनरलाइज करें तो हमारे पास कुछ इस तरह के इंसुलेटर्स होते हैं जिनके कोई भी डाइपोल जो है उनमें जनरेट नहीं होते, उनमें कोई भी पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता. लेकिन इंसुलेटर में ही कुछ हमारे पास इस तरह के मटेरियल्स हैं जिनको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते थे, और उनमें भी फर्दर हमारे पास कुछ ब्रांचेस सब क्लासेस जो हैं वो बनी थी जिनको हम पीजो इलेक्ट्रिक्स, पैरा इलेक्ट्रिक्स, पायरो इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इनमें डाइपोल जनरेट होते हैं व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देम. सो लेकिन उनमें जितने भी डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं. लेकिन इन्हीं में एक हमारे पास एक क्लास है जिनको हम बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स. फेरो इलेक्ट्रिक इस तरह की क्लास है इन सब में जिसकी जितनी भी हमारे पास जो डाइपोल जनरेट हो रहे होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं. लेकिन ये सारी की सारी जो बात है ये सिर्फ एक डोमेन की हद तक होती है कि ऑल डाइपोल्स ओरिएंटेड इन वन डायमेंशन या वन डायरेक्शन इन अ डोमेन. कि जितनी भी लेट्स मैंने ये चार फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल में एक चार डोमेन्स को शो किया है, तो हर डोमेन में जो डाइपोल जनरेट हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन जब हम इसको ओवरऑल देखें तो सारी के सारी डोमेन्स इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि इनका जो नेट रिजल्ट बन रहा होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल इसका नेट रिजल्ट जो है वो अगर अपवर्ड बन रहा है तो इसका नेट रिजल्ट डाउनवर्ड बन रहा है. अगर इसका नेट रिजल्ट इस तरह से बन रहा है, उसका नेट रिजल्ट ऊपर बन रहा है, तो एक दूसरे को नेट रिजल्ट इनका कैंसिल आउट कर रहे होते हैं. तो यही वजह होती है कि जब तक इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो इनमें भी हम पोलराइजेशन कह सकते हैं कि ये नेट रिजल्ट इनका ज़ीरो होता है. क्योंकि सारी की सारी डोमेन की डायरेक्शन एक ही है तो नेट रिज़ल्ट इनका इस तरह से शो होता है. लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही तो ये रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इनका नेट जो पोलराइजेशन है वो ज़ीरो होगा. लेकिन अगर हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्योंकि सारी के सारी डोमेन जो उनकी डायरेक्शन एक ही हैं तो कुछ इनमें डोमेन इस तरह की जनरेट होती हैं जिनको हम बोलते हैं फेवरेबल डोमेन्स, जो कि अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेती हैं. जैसे ये सारी की सारी जो हैं हमारे पास फेवरेबल डोमेन्स हैं. तो ये डोमेन जो हैं एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में जो है वो अलाइन करती हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं और कोलेक्टिवली एज अ टीम जो है वो बिहेव करती हैं. सो देयर वॉल मर्जेज इनटू ईच अदर, एक दूसरे में मर्ज कर जाती है और उनकी नेट जो डायरेक्शन है वो एक जैसी हो जाती है. और जिस हिसाब से उनके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाएँ उतनी ज़्यादा हमारे पास जो ये जो डोमेन वॉल्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज होती जाती हैं और उनकी डायरेक्शन सेम होती जाती हैं और उनमें जो पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी डोमेन आस्ता आस्ता अपने आप को अलाइन कर लेती हैं. यहाँ तक का जो बिहेवियर है फेरो इलेक्ट्रिक का वो पैरा इलेक्ट्रिक की तरह ही होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो हमारे पास इसमें पोलराइजेशन जो है वो बढ़ती जाएगी. जस्ट लाइक इन पैरा इलेक्ट्रिक मटीरियल भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो उसमें पोलराइजेशन इंक्रीज़ होती जाएगी अनटिल के एक पॉइंट पहुंचेगा जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आके अगर फर्दर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ भी करते जाएंगे तो ये इनकी जो डोमेन्स हैं ये फर्दर अपने आप को इन अलाइन नहीं कर पाएंगी और वहाँ पे जाके जो पोलराइजेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी. सो हमारे पास ये जो O से G की वैल्यू है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पोलराइजेशन. वो वैल्यू पोलराइजेशन की जिससे ज़्यादा हम फर्दर पोलराइजेशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते. ये हमारे पास पैरा इलेक्ट्रिक का बिहेवियर होता है. और अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करते जाएं तो सेम इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी उसी तरह पोलराइजेशन भी कम होती जाएगी और एट द एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास पोलराइजेशन भी ज़ीरो हो जाएगी. यहाँ पे आके जो फेरो इलेक्ट्रिक का बिहेवियर है वो पैरा इलेक्ट्रिक से डिफरेंट होता है कि जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज़ हुई और जब उसको डीक्रीज़ किया तो पैरा इलेक्ट्रिक में डीक्रीज़ होती थी. लेकिन यहाँ पे जब हम फेरो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डीक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी डोमेन सेम वो पाथ फॉलो नहीं करेंगी जो कि इंक्रीज़ करने के दौरान उसने फॉलो किया था. अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम करेंगे तो उसकी वैल्यू डीक्रीज़ तो होगी लेकिन ये वो पाथ फॉलो नहीं करेगा.
और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो फेरो इलेक्ट्रिक के केस में अभी भी हमारे पास जो इसकी पोलराइजेशन की वैल्यू है ये बी पॉइंट पे आएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कोई ना कोई इस तरह की डोमेन्स हैं जो स्टिल फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में अपने आप को अलाइन रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ पोलराइजेशन जो है वो बाकी रहेगी। और इस ओ बी जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन या रेमिनेंट पोलराइजेशन। सो अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोबारा से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो पहले अप्लाई की हुई है उससे इन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। और सो इसके लिए हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। पहले पॉजिटिव की थी, अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये फर्दर इसकी पोलराइजेशन कम होते 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 एक पॉइंट पे आके दोबारा से ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो ये जो ओ सी की वैल्यू है, ओ सी जो हमारे पास नेगेटिव फील्ड हमें जो इस पर लगानी पड़ेगी वो कितनी लगानी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं कोर्सिव फील्ड। वो नेगेटिव फील्ड जो हमें इस फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे लगानी पड़ी ताकि जो इसमें रिमेनिंग पोलराइजेशन रह गई है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ख़त्म हो जाए, इसको हम बोलते हैं कोर्सिव फील्ड। तो अब अगर फर्दर इसी नेगेटिव डायरेक्शन में हम इस पे फील्ड अप्लाई करते जाएं तो दूसरे एंड पे भी हमारे पास एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पे जाके मैक्सिमम डोमेन अपने आप को अलाइन कर लेंगी, बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारे पास एक सैचुरेशन पॉइंट होता है और उधर से हम दोबारा से पॉजिटिव फील्ड अप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास एक पॉइंट ई आएगा। जिस तरह ये बी आया था उसी तरह यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ई आएगा कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ज़ीरो भी कर देंगे तो हमारे पास कोई ओ ई वैल्यू रह जाएगी जो कि पोलराइजेशन को शो कर रहा होगा। दिस विल शो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन या रेमिनेंट पोलराइजेशन। याद रहे कि ये वाला जो बिहेवियर है ये पैरा इलेक्ट्रिक्स का नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फेरो इलेक्ट्रिक का होता है। बट फेरो इलेक्ट्रिक बिहेवियर ये शो करते हैं किसी खास टेम्परेचर पे, जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अगर उस टेम्परेचर से हम इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर दें तो ये फेरो इलेक्ट्रिक जो हैं ये भी पैरा इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। मतलब ये जो जिस तरह पैरा इलेक्ट्रिक बिहेव कर रहे थे कि जब उनको इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ हो जाती हैं। इस सारे के सारी कर्व को बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। और ये एरिया ऑफ जो लूप होता है ये बेसिकली हमें बताता है कि कोई फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो उसमें फेरो इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा या कितना कम वो बिहेवियर जो है वो शो करता है। याद रहे कि पैरा इलेक्ट्रिक्स जो है ये हिस्टेरिसिस लूप इनका ज़ीरो होता है फॉर पैरा इलेक्ट्रिक मटीरियल, लेकिन किसी मटीरियल में जितनी फेरो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी उसका एरिया ऑफ लूप उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। सो इनके एग्जांपल के तौर पे हम ये कुछ मटेरियल के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे पास बेरियम टाइटेनेट, सोडियम नाइट्रेट, लेड टाइटेनेट जो हैं ये इस तरह के मटेरियल हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह रोशली सॉल्ट हमारे पास इस तरह का मटेरियल है जिसके दो क्यूरी टेम्परेचर हैं। क्यूरी टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिससे ऊपर या नीचे ये फेरो इलेक्ट्रिक के बजाय पैरा इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो अगर हम देखें तो ये इसके दो टेम्परेचर हैं, दो क्यूरी टेम्परेचर हैं, -18 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप देखें तो इससे पहले इसमें कोई भी इस तरह की डोमेन्स नहीं थी, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन नहीं थी, मतलब कि इसमें डोमेन सारी की सारी अलाइन नहीं थी उस तरह से कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारे पास पोलराइजेशन हो तो रही है लेकिन उस तरह से डाइपोल्स इसके अलाइन नहीं है। सो इसका जो फेरो इलेक्ट्रिक बिहेवियर है वो -18 डिग्री से बढ़ेगा और जो हम इसका बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर आस्ता आस्ता 23 डिग्री पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। इसका जितना भी हिस्टेरिसिस लूप होगा इसी टेम्परेचर के बीच में होगा। इससे आगे और इससे पीछे ये सारी की सारी जो इसकी डोमेन्स हैं ये अपने आप को रैंडमली ओरिएंटेड कर लेंगी और पैरा इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगी। सेम इसी तरह अगर हम KDP की बात करते हैं, हमारे पास ये मटेरियल है तो इसका जो क्यूरी टेम्परेचर है ये -150 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि इसका जितना भी हिस्टेरिसिस कर्व जितनी भी आएगी वो सिर्फ -150 डिग्री सेल्सियस तक आएगी और इस टेम्परेचर से आगे और इस टेम्परेचर से पीछे इसमें जो इसकी मैग्नेटिक इसकी जो डोमेन्स हैं सारी की सारी ये अपने आप को रैंडमली ओरिएंटेड करेंगी और इसमें जो पोलराइजेशन है डाइपोल्स का वो उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में होता है, बल्कि वो एक पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करना शुरू कर पड़ेगा और नॉन लीनियर बिहेव को वो शो करेगा।